हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। यहाँ पर आप और हम हैं डिकोड करने के लिए आईआईटी के माइंडसेट को कि आईआईटी में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं। ये कैसे पता चलता है भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत पैटर्न को जज कर पाते हैं। अब ये बात तो मानते हो ना कि भैया गेट का पैटर्न है वो पैटर्न से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसे कि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है, सिस्टम उसी स्टाइल से काम करता है, बाय एंड लार्ज सिस्टम डोमिनेट करता है। अब भैया गेट की एग्जामिनेशन है तो IIT JEE टाइप का लेवल का क्वेश्चन तो पूछ नहीं लेगा, पूछता भी नहीं है कभी भी, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल गेट के लिए सपोज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं लिमिट्स, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन वही चीज़ JEE के लिए पढ़ रहे होते तो भैया जी आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ही अच्छी खासी प्रैक्टिस कर जानी पड़ती। खैर, मुद्दा आपको समझ में आया। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा डिकोड करने के लिए 2 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 2 इसलिए लिए कि इनका लेंथ इतना छोटा सा है कि एक लेता तो मैं खुद जस्टिफाई नहीं कर पाता इन सारी चीज़ों को। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बड़े प्यार से हम लेने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। वो यकीन नहीं होगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन गेट ने पूछा है, और कब पूछा है? 2014 EE सेट 2 1 मार्क का क्वेश्चन, लिटरली 1 मार्क का क्वेश्चन है। यकीन मानिए आपको फ्री में दिए जा रहे नंबर हर साल दिए जाते हैं बच्चा लोग, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप खुद, आपने भाई मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहला लीनियर एल्जेब्रा वाला जो टॉपिक है जिसमें मैट्रिक्स की स्टडी करी हमने, दिल से करी है, कॉन्सेप्चुअली डीप हम उतर के गए हैं उसमें। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये बोलता है द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 5। अच्छा ठीक है। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B इज 40। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स AB इज, ओह माय गॉड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। अरे इसकी तो हमने चिंदी बिखेर के रखी है। हमने देखा था यदि हमारा मैट्रिक्स A है और उसका डिटर्मिनेंट सपोज X है, मैट्रिक्स B है, उसका डिटर्मिनेंट Y है, तो यदि आप AB कर दोगे तो 100% आपको XY ही मिलेगा। क्या था ये यार? ये पढ़े हैं हम। तो यदि ये पढ़े हैं हम तो इसका आंसर 5 × 40। तो क्या गेट एग्जामिनेशन में सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन पूछ रहे हैं आपसे? तो देख लो, पूछ ही तो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पता है आपको, उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोस्त। तो बड़े आराम से 200 इसका आंसर करके आ जाओ आप। 1 नंबर दिया है आपको, मुश्किल से कितने माने? 15 सेकेंड्स माने। 15 सेकेंड में आंसर करके आओगे, ओनली 15 सेकेंड्स में आंसर करके आओगे आप। बताइए, अब ये 1 मिनट का क्वेश्चन मैं करवाने में ले रहा हूँ, आप 15 सेकेंड में इसको क्वेश्चन में गेट में करके आ जाओगे, है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। For matrices of same dimension M and N, ठीक है, and the scalar C, okay, which one of these properties does not always hold? Does not always hold। सारी चीजें 1 by 1 खोल के रखे हैं हम, लेकिन फिर भी डायरेक्ट आंसर नहीं करूंगा मैं इसका। मैं एक काम करता हूँ, मैं M इज इक्वल टू समथिंग ले लेता हूँ और 2 by 2 का लूंगा तो बड़ा आनंद आएगा मुझे भी लेने में, है ना। 3 2 1, ये मैंने M ले लिया, ठीक है। अब देखो, मैं सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, आपने पढ़ा है ना फुल कोर्स में, आपको भी पता है डायरेक्टली, लेकिन मैं डायरेक्टली आंसर पे टिक कर दूंगा, मज़ा नहीं आएगा। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। IIT के भी देखो, इस क्वेश्चन को पूछने का IIT का मकसद क्या था? कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा एज देना थी, उसको एक्स्ट्रा किक देनी थी, एक्स्ट्रा माइलेज देना था कि भाई कुछ तो नंबर लेके आए ना बच्चा। तो जो अच्छे पढ़ने वाले उनके लिए तो ये बोनस हो गया, है कि नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, उनको मालूम है ये इजी प्रॉपर्टी है तो बद्दा तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से भिड़ेंगे, इससे लड़ाई करेंगे, फिर आंसर लेके आएंगे। तो जो भिड़ेंगे, लड़ेंगे, आंसर लेके आएंगे, उनके 3 मिनट तो ये खा गया ना। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है भाई, एकदम अंबुजा सीमेंट की तरह है ना। तो आप तो इसको देख के ही आंसर क्या मार दोगे कि सर हम तो पढ़े हैं कि कम्युलेटिव नहीं होते मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, m × n इज नॉट इक्वल टू n × m, हमने पढ़ा है सर।
तो हम तो डायरेक्ट करेंगे कितने सेकंड में सर, 5 सेकंड में कर देंगे। वेरी गुड, करना भी है, इसीलिए तो पढ़ाई हो रही है। खैर फिलहाल मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। हमें पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो एम ही आएगा यार, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम में तब्दील कर दो। 1 2 रो है तो इसको कॉलम बना दिया, 3 1 रो है तो 3 1 को कॉलम बना दिया। दिस इज नथिंग बट एम ट्रांसपोज। इसका फिर से ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या हो जाएगा यार, छोटा बच्चा भी समझ रहा है ये 1 3 कॉलम बन जाएगा, ये 2 1 ये बन जाएगा। अब बड़े प्यार से देखो, ये दोनों एक ही चीज, जहां से चले वहां आ गए। कहते हैं ना, परिंदा कितना भी उड़ ले जमीन पे तो आना ही पड़ता है, घोंसले पे तो आना ही पड़ता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। एंड दे आर आस्किंग डज नॉट ऑलवेज होल्ड। अच्छा अब देखो, सी एम ट्रांसपोज कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा चीज़ों में। ये तो बच्चा जानता है, ये नेब नहीं भी करने वाले हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होता। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या किया जाए भाई, ये देखो, क्या ये पॉसिबल है कभी कभी कि हमेशा ही इम्पॉसिबल है? ये तो हमेशा इम्पॉसिबल बोल रहा है वो। लिखा ना, प्रॉपर्टीज डज नॉट ऑलवेज होल्ड, मतलब हमेशा होल्ड होगी ही, ऐसा नहीं बोल सकते इसको। डज नॉट लिखा, देखो ऐसा नहीं लिखा कि डज नॉट होल्ड। डज नॉट होल्ड में चक्कर आ जाते, क्योंकि कभी कभी तो ये भी हो जाता है, इसीलिए उसने बोला डज नॉट ऑलवेज होल्ड। ऐसा नहीं कि हमेशा ही होल्ड नहीं होगी। इनमें से कोई सी प्रॉपर्टी जो हमेशा ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज होल्ड, अच्छा मतलब हमेशा होल्ड नहीं होती, तो इसका कोई सा ऐसा सेगमेंट है जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ गड़बड़। रुको देखते हैं हम जरा, ठीक है। पहला हमने ये देख लिया है, ओके इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। एम ले लिया है, यहाँ पे एन भी ले लेता हूँ मैं, एन ले लेता हूँ 1 0 3 2, एम प्लस एन कर देते हैं हम, तो वो आएगा, दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। सो 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 1 + दिस 3 हो जाएगा। ये हो गया भाई। क्या बोल रहा है अब, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो 2 5 3 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया साहब, हो गया। अब ये हो रहा है एम ट्रांसपोज प्लस एन ट्रांसपोज के बराबर है क्या? चलो इसका ट्रांसपोज ये रहा, एन ट्रांसपोज कहाँ है जी सर, यहाँ है 1 3 0 2, जोड़ दो इनको। सो 1 1 1 2 है, 3 + 0 है 5, 2 + 3 5 है, 3 + 3 1 + 2 3 है, ठीक है। तो ये कहानी तो हमारी होल्ड कर गई, ये स्टेटमेंट भी सत्य हो गया। क्या ये स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ है क्या? लिख रहा है ना डज नॉट ऑलवेज होल्ड, अच्छा मतलब कम्युलेटिव है ही नहीं, ऐसी बात हो रही है। कर लो आप चाहो तो, m गुना n गुना m कर लो आप, तो आप पाओगे कि यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में कवर कर चुके थे, वही डायरेक्टली हमसे पूछ ली है। और इसका मतलब ये नहीं कि 2014 से पहले नहीं पूछा था, 2014 से भी पहले ये कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। हमें क्या रहना है, कॉन्सेप्चुअली तैयार रहना है, और प्रैक्टिस के लिए भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस से होके गुजरना है, ताकि किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन में ना हो। बने रहिएगा इस सीरीज़ में हमारे साथ, क्योंकि हम डिकोड कर रहे हैं आईआईटी के माइंड को। और क्यों? ताकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप मेंटली चीज़ों को समझ पाएँ कि आईआईटी कहाँ कहाँ आपको बहका सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, एक लल्लू क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, लल्लू है आंसर इसका लल्लू है, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हो जाओगे कि यार सच में इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है। अननेसेसरली आप ट्रिक खोजने की कोशिश करोगे और कभी कभी ऐसा होता है कि फंस जाते हो। लेकिन चूंकि हमने डिकोड किया है तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हाँ आईआईटी कभी कभी इस टाइप के लल्लू क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिलेंगे किसी अगले क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा जी सेंटर के साथ।
बाय बाय।